गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अब तक और अपनी ऑनलाइन क्लास में भी हमने पढ़ा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी होती है और किस तरीके से वर्क किया जाता है। साथ ही साथ हमने अपनी लोकतंत्र की उपलब्धियों में या फिर हमने एक तरीके से डेमोक्रेसी से होने वाले एस्पेक्टों में ये जाना कि डेमोक्रेटिक के आउटकम कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से पॉवर्टी को घटाया जा सकता है, किस तरीके का स्तर हो सकते हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट फिगर को समझा था कि कितना बड़ा शेयर आपका रिच पीपलों के पास होता है धन का या नेशनल इकोनॉमी का, और कितना कम शेयर गरीब लोगों के पास रह जाता है, या फिर एक बड़ी जनसंख्या जो गरीब लोगों से बनी हुई होती है उनके पास कितने कम शेयर देखने को मिलते हैं, और दूसरी और कम जनसंख्या जो धनवान लोगों की होती है उनके पास कितना बड़ा नेशनल इनकम का शेयर देखने को मिलता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विविधता किस तरीके से हो सकती है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी कि सामाजिक अंतरों के अंतर्गत या विभिन्नताओं के अंतर्गत किस तरीके से हम सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है accommodation of social diversity। तो हम ये देखेंगे कि सामाजिक रूप से होने वाली विविधता, सोशल रूप से होने वाली डाइवर्सिटीज को किस तरीके से सामंजस्य में बिठाया जा सकता है, किस तरीके से अकोमोडेट किया जा सकता है। Do democracy led to peaceful and harmonious life among citizens। हम देखते हैं कि जो ये डेमोक्रेसी है ये लोगों के बीच में शांतिपूर्ण और सद्भावना जागृत करने का वातावरण बनाने की कोशिश करती है। या क्या ये सच में ही इसके लिए मददगार सिद्ध होती है, ये सब जानने के लिए हम देखेंगे। इट विल बी ए फेयर एक्सेप्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हार्मोनियस सोशल लाइफ। कहीं ना कहीं हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है उससे कि वह लोगों के बीच में एक अच्छी भावनाओं को जागृत करेगा। वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज सक्सेसफुल नेगोशिएट डिफरेंस अमंग द एथनिक पॉपुलेशन। साथ ही साथ जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पावर शेयरिंग के अंतर्गत भी पढ़ा कि बेल्जियम में किस तरीके से एथनिक ग्रुप्स हुआ करते थे और डेमोक्रेसी आने के बाद किस तरीके से आसानी से वे अपनी दुविधाओं को सोल्व कर पाए। तो ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं एक अच्छा सामंजस्य बिठाती है लोगों के बीच। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। साथ ही साथ हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी से तरीके से डेवलप करती है उस प्रोसीजर को जिससे कंपटीशन को कंडक्ट किए जा सकते हैं। दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशंस बिकम एक्सप्लोसिव और वॉयलेशन। हम ये भी देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत आसानी से लोग अपनी बात रख पाते हैं, जिसके कारण ना तो कोई लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, ना किसी प्रकार का एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। पॉसिबिलिटी ये होती है कि इन चीज़ों को काफ़ी हद तक ये घटा देती है। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होती है कि पूरे तौर पर सब इस तरह के टकरावों को या फिर इस तरह के कॉन्फ्लिक्टों को खत्म कर दे, लेकिन इसके बावजूद भी लोकतंत्र एक ऐसा हल हो सकता है या फिर डेमोक्रेसी। बट वी कैन केयरफुली लर्न अबाउट द रेस्पेक्ट दिस डिफरेंस आर वी कैन आल्सो इन्वॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंस। और इस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सूट टू प्रोस्यूट दिस आउटकम्स। इस तरह के आउटकम्स में डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि वे इस तरह की कॉन्फ्लिक्टों को होने ही ना दे या फिर उन्हें अपने तरीके से बहुत आसानी से सोल्व कर दे। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम ऑफ्टन टर्न ए ब्लाइंड आई टू अवर सुप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेज। साथ ही हम ये भी समझते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाते हैं या फिर लोग पूरी तरीके से ब्लाइंड होते हैं, का कोई भी अधिकार नहीं रहता गवर्नमेंट में। ऐसी स्थिति में वे किस तरीके से अपनी बातों को रख पाएंगे और किस तरीके से अपनी बातों को सोल्व करवा पाएंगे। वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
Ability to handle social differences, divisions and conflicts is thus a definite point of the democratic regime. और साथ ही साथ इस एबिलिटी के अंतर्गत हम हैंडल करते हैं कि किस तरह के सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, डिविजन्स देखने को मिलती है, लड़ाई झगड़े दिखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी रीजन में। साथ ही हम एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका का, जो हमारे चैप्टर फर्स्ट से ही है, जिसमें हमने पावर शेयरिंग के अंतर्गत श्रीलंका की स्थिति को भी देखा था। डेमोस्ट्रेटिव रूप से हम फुलफिल करते हैं इन दो कंडीशनों को और इनके आउटकम्स को देखते हैं कि कैसे बेल्जियम में आउटकम्स देखने को मिले हमें डेमोक्रेसी के, किस तरीके से श्रीलंका में संघाई नाम वो सिन्हाला नामक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज वो करने के कारण, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के कारण बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। जो डेमोक्रेसी अगर रहती तो शायद इस तरीके से ना होता। डेमोक्रेसी होती तो शायद सिन्हाला लैंग्वेज के साथ साथ अदर लैंग्वेज इंडियन तमिल और तमिल श्रीलंकन तमिल दोनों को भी पर्याप्त मात्रा में यूज किया जाता। जैसे कि हम देख सकते हैं बेल्जियम के उदाहरण को या एग्जाम्पल को, जिसमें बेल्जियम में हमने देखा कि फ्रांस और डच दोनों कम्युनिटी दोनों भाषाओं में अध्ययन किया जा सकता था। इवन वहाँ के जितने बोर्ड वगैरह पर लिखे हुए सिंबल्स थे वे भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, फ्रांस और डच दोनों भाषाओं में हुआ करते थे। जैसे कि हमारे यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको कि हिंदी और इंग्लिश और उर्दू कई भाषाओं में आपकी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है पर्टिकुलर एरियो में। तो ये बहुत वजह ही हो सकती हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपल रूल बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन। और इसी तरीके से हम ये ध्यान में रखते हुए समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये केवल बहुमत का शासन ही नहीं है। सरकार एक सामान्य दृष्टिकोण के साथ प्रतिनिधित्व कर सके, इसके लिए बहुमत के साथ साथ या मेजॉरिटी के साथ साथ गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए जनरल व्यू भी होने चाहिए। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। अगर यही बात की जाए तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं है डेमोक्रेसी के अंतर्गत। बात यह है कि किस तरीके से वे अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। It is also necessary that rule by the majority does not become rule by the majority community in terms of religion or race or linguistic group etc. साथ ही साथ हमें ये समझना आवश्यक है कि मेजॉरिटी के इस एडमिनिस्ट्रेशन में ना तो कोई धर्म है, ना नस्ल है, ना भाषा का आधार है। बहुसंख्यक रूप से या फिर मेजॉरिटी के इस समूह के रूप में शासन नहीं हो सकता। बहुमत के इस शासन का मतलब सिर्फ यही है कि वे किस तरीके से इन मसलों पर निर्णय ले सकते हैं, या प्रत्येक चुनाव के अंतर्गत, प्रत्येक इलेक्शन के अंतर्गत कैसे अलग अलग लोगों के साथ समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं, या किस तरीके से मेजॉरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी रिमेन रहती है। डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन्स हैज ए चांस ऑफ बिगिंग इन द मेजॉरिटी एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम। कई बार हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी अपने आप को समान बनाए हुए सिटीजन्स के बीच में रहती है और चांसेस रखती है कि किस तरीके से मेजॉरिटी में रहते हुए वह पॉइंट ऑफ टाइम में कार्य करेंगे। इफ समवन इज द बैरियर from being the majority of the basis of the birth, then the democracy rule cases to be accommodative for the person or group। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई लोकतंत्र के अंतर्गत उस समूह को रोकने की कोशिश करता है या समावेशी करने की कोशिश करता है तो वह अपने तरीके से कार्य करती है या फिर अपने तरीके से चीज़ों को चेंज कर सकती है। जैसे कि हम इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में एक तरफ दिखाया गया है कि किस तरीके से एनिमीज दिखाया गया है, एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हुए दिखाया गया है, किस तरीके से ग्रीटिंग करते हुए दिखाया गया है, किस तरीके से लोगों को जुड़ते हुए दिखाया गया है। इन दोनों इमेजों में दिखाया गया है कि सामाजिक विभाजन किस तरीके से हुआ है, सोशल डिफरेंसेस किस तरीके से हुए, किस तरीके से आपकी डेमोक्रेटिक राजनीति को दो अलग अलग प्रोस्पेक्टों में दिखाया गया है, प्रभावों में दिखाया गया है। इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से या फिर पिक्चर्स के माध्यम से आपको बताया गया है कि प्रत्येक तस्वीर एक एग्जाम्पल हो सकता है। लोग डेमोक्रेटिक
पॉलिटिक्स का, दोनों स्थितियों के अंतर्गत एक नतीजा निकल के आता है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे से जुड़ते हुए डेमोक्रेसी का निर्माण कर सकते हैं और किस तरीके से एक दूसरे से संघर्ष में रह सकते हैं डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही। साथ ही हम अब जानेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन कि किस तरीके से डिग्निटी या नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहनी चाहिए उस चीज पर। हमारा सेकंड पॉइंट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। Democracy stands much superior to any other form of government। अगर हम दूसरी गवर्नमेंटों की तुलना करें तो डेमोक्रेसी इनमें सबसे ऊपर बैठती है या फिर डेमोक्रेसी का पद इसमें सबसे ऊपर माना जा सकता है क्योंकि यह एक बेहतर गवर्नमेंट है। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रेस्पेक्ट फॉर फेलो बीइंग। कहीं ना कहीं सभी लोग इसके प्रति रेस्पेक्ट रखते हैं। ऑफ्टन कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल्स बिकम because some feel that they are not treated with due respect। और साथ ही साथ हम ऐसे कॉन्फ्लिक्टों को भी अराइज करते हैं जहाँ पर हम इंडिविजुअली रूप से फील करते हैं कि ये किस तरीके से उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। द पैशंस फॉर द रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत, लोकतंत्र के अंतर्गत या डेमोक्रेसी के अंतर्गत सभी को स्वतंत्रता मिलती है सभी बातें कहने की। Democracy throughout the world have recognized this, at least in the principle। कहीं ना कहीं यह सैद्धांतिक रूप से तो सभी को स्वतंत्रता देती ही है, चाहे सही मायने में सभी लोगों को उतनी स्वतंत्रता मिले या ना मिले, लेकिन लोकतंत्र का जो संविधान है या फिर डेमोक्रेसी का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वह सभी को उतने राइट्स देता है सैद्धांतिक रूप से। दिस हैज बीन अचीव इन द वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसी। हम इसे अलग अलग डिग्रियों पर देख सकते हैं अलग अलग डेमोक्रेसी के अंतर्गत। फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ द सबऑर्डिनेशन एंड डोमेस्टेशन, इट इज नॉट ए सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैसे सोसाइटियाँ एक दूसरे को बिल्ड करते हुए एक लंबे समय तक इन बेसिस को लेकर चलती हैं सबऑर्डिनेशन के अंतर्गत, और किस तरीके से डोमिनेशन करती हैं दूसरे ग्रुपों का। किस तरीके से यह बहुत आसान नहीं है कि हम रिकॉग्नाइज करें इन्हें इंडिविजुअल रूप से या इक्वल रूप से, हम आसानी से इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। टेक द केस ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जैसे कि महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं की गरिमा बनाए रखने का केस। मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकल मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं पूरे विश्व में जो ऐतिहासिक रूप से मेल को ही डोमेन मानती है, मेल को ही मुख्य मानती है, फीमेल को नहीं मानती। यहाँ तक कि 1946 में सबसे पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था आपके फ्रांस में। फ्रांस एकमात्र पहला ऐसा देश था जिसने महिलाओं को अधिकार दिया था वोट डालने का। इसके अलावा दूसरे किसी देशों में यह अधिकार मिला भी नहीं था तब तक। टेक द केस ऑफ द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। Most society across the world was historical male domain society. Long struggle by women has created some sensitive today that respect to the end। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद महिलाओं को ये अधिकार मिले हैं कि वे इक्वली ट्रीट किए जा रही हैं पर्टिकुलर सोसाइटीज में या डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। That does not mean that women are actually always treated with respect। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं का हमेशा से सम्मान होता रहा है। But once the principle is recognized, it become easier for the women to wage a struggle against what now unacceptable legally and morally। इसके अलावा हम उनके वेजेज को भी देखते हैं, उनके मेहनताने को भी देखते हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर ग्रुपों में उन्हें अलग अलग मेहनताना दिया जाता है। कुछ समान कार्य करने के बावजूद भी पुरुषों की तुलना में उन्हें कम धनराशि दी जाती है उनके काम की। इन द नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबल वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ द डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मॉरल फोर्स देयर। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत हमें ऐसी अनएक्सेप्टेबिलिटी को नहीं देखते।
वह लीगल बेसिस पर ना होने के बावजूद भी सैद्धांतिक रूप से हम देखते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी को वहाँ पर लीगल और मोरल फोर्स के रूप में रखा जाता है। द सेम इज ट्रू ऑफ द कास्ट इनइक्वलिटीज, और साथ ही साथ असमानताएं जो कास्ट के बीच में होती हैं ये भी देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेज फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। डेमोक्रेसी जो भारत में है यह स्ट्रेंथ दिखाती है, उस क्लेम को दिखाती है जिसमें डिसएडवांटेज देखने को मिलती है, उस डिस्क्रिमिनेशन की जो कास्ट बेसिस पर होता है, इक्वल स्टेटस के बेस पर होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बेस पर होता है। वे देयर आर इंटेंस स्टिल द कास्ट बेसिस इनइक्वालिटीज आर ऑथोक्रेसीज बट दीज लैक ऑफ द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यह किस तरीके से कास्ट बेस पर असमानताओं को दिखाता है, ऑटोक्राइसिस को दिखाता है, किस तरीके के मोरल और लीगल फाउंडेशन उस समय के दौरान देखने को मिलते हैं। शायद ये सभी चीज़ें रिकॉग्नाइज की जा सकती हैं और दिखाई जा सकती हैं कि किस तरीके से ये ऑर्डिनरी सिटीजनों को रखती हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक देश का असेसमेंट या फंक्शन क्राइटेरिया या उसे जज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। व्हाट इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिन नेवर गेट अवर। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि वे कौन सी खासियत हो सकती हैं जिनकी जांच परख और परीक्षा के दौरान हम ये जान सकते हैं कि लोकतंत्र में क्या खासियत है। कभी ना खत्म होने वाली वे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके द्वारा हम लगातार डेमोक्रेसी को एग्जामिन करते रहते हैं। As democracy passes one test, it produces another test. ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी के सामने एक टेस्ट आता है, वह उसे पास भी कर लेती है, तो दूसरा टेस्ट उसके सामने आ जाता है कि वास्तव में फिर भी देखने की तुलना रहती है कि कहीं ये परफेक्ट है या नहीं है। तो डेमोक्रेसी लगातार अपने इन टेस्टों से गुजरती रहती है। As people get some benefit of the democracy that ask for more एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि लोगों की तुलना ये रहती है कि अगर डेमोक्रेसी के कारण उन्हें कुछ मिला है तो वे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से और की मांग करते हैं और बेहतर की मांग करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है जहाँ पर लोगों द्वारा लोगों के लिए ही शासन है, जहाँ पर उनकी मांगे उससे बढ़ती चली जाती हैं। ऐसी चीज़ में हम उनकी एक्सेप्टेशन को देखते हैं। दैट वाई when we ask people about way democracy function, they will always come up with more acceptation। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब भी लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसके फंक्शन की बात करते हैं, तो उसके साथ वे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन जोड़ देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चाह जोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन जोड़ देते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत या डेमोक्रेसी के अंतर्गत। जबकि लोकतंत्र क्या है या डेमोक्रेसी के अलावा किसी और गवर्नमेंट में इतनी कंप्लेन और इतने एक्सेप्टेशन नहीं होती। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग itself a testimony to the success of the democracy। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इतनी कंप्लेन, इतनी चीज़ें, इतनी सब कुछ होना अपने आप में डेमोक्रेसी की सक्सेस को दिखाता है। या फिर हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता इसी चीज़ में है कि लोग उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं डेमोक्रेसी को लेकर। इट्स सो दैट द पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस and availability to accept the look critically at the power holder and the high and the mighty। और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग इस पावर को इंजॉय करते हैं, किस तरीके से आज जागरूक हो चुके हैं इस बात पर कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किस तरीके से कार्य करता है, डेमोक्रेसी के लिए उनके सिद्धांत क्या है और उनकी अधिकार क्या हैं। ए पब्लिक एक्सेप्टेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन विद द डेमोक्रेसी शो द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ पब्लिक के अंतर्गत हम एक्सपीरियंस करते हैं उस डिससेटिस्फैक्शन को जो डेमोक्रेसी को शो करता है डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट के रूप में। इट ट्रांसफॉर्म पीपल, यह ट्रांसफॉर्म करता है लोगों के स्टेटस को, उनके व्यू को एक सिटीजन के रूप में। और बहुत सारे इंडिविजुअलों को हम आज भी देखते हैं कि वे बिलीव करते हैं कि वोट देना एक डिफरेंस पैदा कर सकता है गवर्नमेंट के अंतर्गत। गवर्नमेंट को अपने तरीके से चलाने के लिए वे अपने हितों को
पर वोट डालकर अपने हितों को बदल सकते हैं। इसके बाद हम रोजा पार्क को देखते हैं। रोजा पार्क एक लड़की थी जिसने सबसे पहले अपार्टेड पॉलिसी को अमेरिका में रोका था या फिर उसका विरोध किया था। उसने अपनी सीट एक अंग्रेज व्यक्ति को देने से मना कर दी थी, बस की सीट को, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा भी उस पर पूरा अधिकार है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर इसी फिगर को दिखाया गया है जहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा है, हे लेडी दैट्स माय सीट, कि यह मेरी सीट है। रोजा पार्कर की यह कहानी आपने पहले भी पढ़ी होगी और जिसमें अपार्टेड पॉलिसी के बारे में बताया गया है। ऊपर दिया हुआ कार्टून या फिर ग्राफ ये इलस्ट्रेट करता है या दिखाता है कि नागरिकों के डिग्निटी को लेकर और फ्रीडम को लेकर अपने मुद्दे हो सकते हैं। अंडरलाइन स्टेटमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये सेक्शन किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पूरा करता है। साउथ एशिया में किस तरीके से है, बांग्लादेश में कैसे है, इंडिया में किस तरह के स्टेटस देखने को मिलते हैं इस बिहाफ पर, वोटिंग इफिशिएंसी के अंतर्गत ये सब चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओके क्लास, ये आपका लेसन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इस लेसन के नोट्स आपको आज सेंड कर दिए जाएंगे जिसे आपको कंप्लीट करनी है।